नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर इस हफ्ते में 2 ओपिनियन पोल आए हैं। दोनों की दिशा बिल्कुल अलग-अलग है। एक पोल कह रहा है कि महायुति को गठबंधन मिलेगा, दूसरा पोल कह रहा है महाविकास अघाड़ी को गठबंधन को जो है बहुमत मिलेगा। तो महाराष्ट्र की स्थिति क्या है और इन पोल के मायने क्या है? आंकड़े क्या कहते हैं? इस बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी। अमिताभ, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अमिताभ, हम जो बातचीत शुरू करें तो कल जो नया एक ओपिनियन पोल आया है लोक पोल का, वो लोक पोल का पोल ये कह रहा है कि महाविकास अघाड़ी मतलब एमवीए को बहुमत मिलेगा और वो कह रहे हैं कि 151 से 162 सीटें मिलेंगी। वोट शेयर उनका जो है वो 43 से 46% होगा, जबकि इसके उलट जो महायुति है उसको 115 से 128 सीटें मिलेंगी और 37 से 40% उनका वोट शेयर होगा। तो इस पोल के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि जो पहले वाले पोल आए थे उसमें कहा था कि महायुति आगे हैं, अब ये लोक पोल कह रहा है कि महाविकास अघाड़ी आगे है। तो आपकी राय में क्या ऐसा लगता है कि ऐसा होगा? सर, एक बात तो समझने की जरूरत है कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल ये दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो डिफरेंट है। हम अगर 2024 का फियास्को जो था एग्जिट पोल्स के साथ, उसको एक समय के लिए अगर अलग रख दें, तो ओपिनियन पोल्स जनरली एग्जिट पोल्स के कंपैरिजन में उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड या स्ट्राइक रेट है वो कम रहता है। उसका कारण ये है कि ओपिनियन पोल वोटिंग के पहले होता है। ओपिनियन पोल जब किया गया है, क्योंकि ये सैंपल भी जब लिया गया होगा, एग्जैक्ट डेट्स तो अवेलेबल नहीं होंगे, शायद कुछ दिन पहले का सैंपल होगा उसमें, तो अभी तक वोटिंग हुई नहीं है। और महाराष्ट्र में ऑन अ डेली बेसिस रैलीज, इवेंट्स, अनाउंसमेंट्स की वजह से कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो एक तो है कि ओपिनियन पोल का स्ट्राइक रेट वीजावी एग्जिट पोल, जब पोल्स सही होते थे तब भी कम होता था, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हम किसी पोल को एनालाइज करते हैं तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसके पीछे कौन लोग हैं, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, उसका मॉनिटरिंग प्रोसेस क्या है, ये सब समझना जरूरी है। सोशल मीडिया के एज में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज अपना ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल निकालती हैं और उसको सोशल मीडिया पे डाल देती हैं। सो आई रियली डोंट नो कि भाई ये लोक पोल है कौन, इसके पीछे कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, प्रमोटर्स क्या हैं। और मुझे नहीं लगता है कि कभी किसी नेशनल टेलीविजन के साथ इसका कोई सर्वे आया है। ठीक है। तो हाउएवर दैट सेड, महाराष्ट्र इस समय पे एक बैटल ग्राउंड स्टेट है। किस तरफ झुकाव हो सकता है ये कहना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप लोकसभा में भी, जनरली लोगों को रिजल्ट के हिसाब से लगता है कि एक तरफा चुनाव था। 30 सीटें एमवीए और 17 सीटें महायुति जीती थी। लेकिन उस समय वोट शेयर का आंकड़ा बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम था, जो इतना सारा डिस्कशन हमने हरियाणा के वक्त किया था वोट शेयर का। तो अगर आप महाराष्ट्र में भी देखें तो महाराष्ट्र में वोट शेयर जो लीड थी एमवीए की, वो 1% से कम थी। और अगर आप उसको असेंबली सेगमेंट्स में ट्रांसलेट करते हैं तब जाकर के स्टोरी समझ आती है कि कितना क्लोज था वो चुनाव। 153 महाविकास अघाड़ी असेंबली सेगमेंट्स में आगे थी और 126 पर महायुति आगे थी। जबकि लोकसभा में 30 और 17 है, जो कि एक वन साइडेड लगता है, लेकिन विधानसभा असेंबली लीड्स में कांटे की टक्कर थी और सिंपल मेजोरिटी मार्क 145 है। तो यानी 8 सीटों की लीड ही थी विकास अघाड़ी को। अब एक बात तो साफ है कि जो एज था महाविकास अघाड़ी को, विद इन द लास्ट 6 मंथ्स जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, स्कीम अनाउंसमेंट्स हुए हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में मारामारी हुई है, उस हिसाब से जो एज था वो तो खत्म हो गया है मेरे हिसाब से। तो अब एक ये बैटल ग्राउंड हो गया है पूरा का पूरा। तो जो लोकपोल जो 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 आंकड़े बता रहा है, लार्जली वो यही बता रहा है कि जो लोकसभा में आंकड़े थे विकास अघाड़ी के और महायुति के, उसी के आसपास का नंबर है। 153 वर्सेस जी। 126, उसी के आसपास का नंबर है। तो जनरली वो स्टेटस को बता रहा है। वोट शेयर कितना बता रहा है दोनों का? वोट शेयर तो वो ज्यादा बता रहा है, क्योंकि वो वोट शेयर में काफी गैप बता रहा है। अगर अमिताभ, कम से कम वो 3% का गैप बता रहा है, क्योंकि वो
जो महायुति को दे रहा है वो 40% दे रहा है, और अगर आप मिनिमम देखें एमवीए को तो वो 43 से 46 दे रहा है। तो वो गैप जो है वो ज्यादा दे रहा है, मतलब 3%। हाँ, मतलब अगर आप जैसे लोकसभा के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो उसके, अगर इस पोल से आप जाएंगे तो ऐसा लगता है कि महा विकास अघाड़ी को ज्यादा वोट पड़ रहे हैं, या गैप बढ़ रहा है महायुति और महाविकास अघाड़ी का। लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हो रहा है इनके हिसाब से ही। जी जब गैप 1% से भी कम था तो 153 और 126 थी पोजीशन, जी और जब आज जी गैप 6-6.5% हो गया है तब भी वो सिचुएशन है। एक्चुअली महाराष्ट्र को जब भी एनालाइज करना चाहिए, स्टेट लेवल नंबर से कुछ समझ नहीं आता है सर, क्योंकि स्टेट लेवल तो वोट शेयर लोकसभा में भी दोनों की बराबर थी। उसको रीजन्स में समझना पड़ता है। अगर हम टेकिंग अ स्टेप बैक, अगर आप लोकसभा का भी रिजल्ट एनालाइज करेंगे तो जो लीड है 27 सीटों की, 126 वर्सेस 153, ये कहां से आई? महाविकास अघाड़ी के पास 23 सीट्स की लीड थी विदर्भ में, 20 सीट्स की लीड थी मराठवाड़ा में। विदर्भ में फार्मर डिस्ट्रेस, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, मराठवाड़ा में मराठा एजिटेशन, 43 हो जाता है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर थी, कोई एक तरफा लीड नहीं थी। शरद पवार जी की वजह से 5 सीटों की लीड थी सिर्फ, सो 48, और 4 सीटों की लीड थी मुंबई में, क्योंकि मुंबई में भी कांटे की टक्कर थी। तो 52 सीट्स की लीड महाविकास अघाड़ी की इन 4 क्षेत्रों से थी, विदर्भ, वेस्टर्न, मराठवाड़ा और मुंबई, लार्जली विदर्भ और मराठवाड़ा। और इसको न्यूट्रलाइज किया था महायुति ने। थाने कोंकण क्षेत्र में 15 सीटों की लीड थी महायुति के पास, और ऐसी ही लीड लगभग उनके पास, लगभग 13 सीटों की लीड नॉर्थ महाराष्ट्र में थी, जहां नासिक और उसके अराउंड के सेंटर्स हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन था। तो 4 जगहों, या आप कह सकते हैं 2 जगहों पे क्लियरली महाविकास अघाड़ी आगे, 2 जगहों पे क्लियरली महायुति आगे, और 2 जगह पे कांटे की टक्कर थी। तो स्टेट वाइड वोट शेयर से ये भी अनुमान लगाना कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे, बड़ा मुश्किल है महाराष्ट्र में कहना। 6 रीजन्स की अलग अलग डायनामिक्स हैं, और मुझे लगता है कि ओपिनियन पोल्स को अब ये इतने सारे फियास्को के बाद वी हैव टू टेक देम विद अ लॉट ऑफ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि ये कोई बड़ी एजेंसीज नहीं है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब विश्वास किया जा सके इनके नंबर्स पर। और अभी तो चुनाव में 3-4 दिन बाकी हैं, 5 दिन बाकी हैं, और अनडिसाइडेड वोटर्स भी बहुत ज्यादा हैं। वोटर्स कंफ्यूज्ड बहुत हैं महाराष्ट्र में। जी, अमिताभ, जो आपने बात कही जो क्षेत्रों के बारे में कि मराठवाड़ा, विदर्भ और मुंबई और पश्चिम महाराष्ट्र में कुछ हद तक लीड थी, तो कल भी मैं राजदीप से बात कर रहा था जो कि अलग अलग क्षेत्रों में, तो उनका भी यही कहना था कि मराठवाड़ा और विदर्भ में अभी भी महाविकास अघाड़ी को एज है, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर है। मुंबई के बारे में जैसे आपने कहा कि मुंबई में राजदीप अभी तक गए नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमको लगता है कि वहां पर भी कांटे की टक्कर होगी। तो अगर मान लीजिए यही जो आप इक्वेशन बता रहे हैं कि विदर्भ और मराठवाड़ा में चूंकि किसानों का डिस्ट्रेस है, या मान लीजिए मराठा आंदोलन है, या लड़की बहन का और एडवांटेज मुंबई कोंकण इस बेल्ट में मिलेगा, हालांकि वो पूरे महाराष्ट्र में भी मिल सकता है। तो अगर आपको लगता है कि ये कौन सा रीजन है, जैसे आपने कहा कि ये कोई स्टेट का इलेक्शन नहीं है, रीजन्स का इलेक्शन है, तो कौन सा रीजन है जो खेल पलट सकता है? देखिए, अगर ये 2 क्षेत्रों की बात करी जाए, विदर्भ और मराठवाड़ा, मराठा एजिटेशन का जेनेसिस ही रूरल डिस्ट्रेस है, एग्रीकल्चरल फार्म डिस्ट्रेस है। क्योंकि मराठास जस्ट बगल के क्षेत्र वेस्टर्न महाराष्ट्र में तो एग्रीकल्चरली रिच कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र इज अ वेरी डाइकोटॉमी स्टेट। 13-14% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज्यादा भारत में, और 38% सबसे ज्यादा फार्मर सोसाइटीज भी महाराष्ट्र में होते हैं। तो 2 महाराष्ट्र हैं, 6 तो रीजन्स हैं, एक तरह से 2 है। विदर्भ, मराठवाड़ा और नॉर्थ महाराष्ट्र इकोनॉमिकली बैकवर्ड, थाने, मुंबई और वेस्टर्न महाराष्ट्र इकोनॉमिकली फॉरवर्ड रीजन्स, और दोनों की सीटें भी बराबर हैं, 144-144। अब पिछली बार से जो चेंज है कि मराठवाड़ा में, मुझे लगता है, जैसे मेरा अनुमान है, पोलराइजेशन बढ़ा जरूर है। मराठवाड़ा वर्सेस ओबीसी, ये पोलराइजेशन बढ़ा है, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल के जो थोड़े कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स रहे हैं, उनकी वजह से जो मराठा कंसोलिडेशन है मेरे हिसाब से थोड़ा कम हुआ है, जो सीएसडीएस के सर्वे में भी दिखता है जब हम आगे बात करेंगे। और उसके ऑपोजिट
ओबीसी कंसोलिडेशन बढ़ा है, क्योंकि ओबीसी को दिखा है कि हमने कंसोलिडेट नहीं किया महायुति के फेवर में, तो महायुति हार गई लोकसभा चुनाव में। जो माधव समाज जो है, माली, धांगर और बंजारी समाज जो है, उनका कंसोलिडेशन बढ़ा है मराठवाड़ा में। अब मराठवाड़ा में आज भी अगर बीजेपी या महायुति का मराठा कैंडिडेट है और सामने महाविकास आघाड़ी का किसी और जाति का कैंडिडेट है, तो मराठा जो है वो महायुति को वोट करेंगे। वो लोकसभा में भी हुआ था, वहां पर शिवसेना शिवसेना एकनाथ शिंदे का एमपी जीता है, क्योंकि उनका मराठा कैंडिडेट था और सामने ओबीसी कैंडिडेट था। तो समाज का पोलराइजेशन है। जैसे ही दो मराठा खड़े हैं, मान लेते हैं महाविकास आघाड़ी से भी और महायुति से भी, तो उस वक्त जरूर थोड़ा एज जो है वो महाविकास आघाड़ी को रहेगा। और उस केस में जो ओबीसी समाज है, बीजेपी या महायुति के भी मराठा कैंडिडेट को वोट नहीं करने वाला है, वो किसी थर्ड पार्टी को जाएगा। और अगर ओबीसी वर्सेस मराठा है आमने सामने, तो क्लियर पोलराइजेशन होगा। तो इन तीन सिनेरियोस की वजह से थोड़ा ट्रिकी है मराठवाड़ा इस बार। लेकिन ओवरहैंग वहां भी फार्मर डिस्ट्रेस का है, रूरल डिस्ट्रेस का है, मराठा एजुकेशन का है। तो एज तो महाविकास आघाड़ी को है, लेकिन ये क्या 20 सीटों का एज रहेगा इस बार भी, ये थोड़ा डाउटफुल लगता है मुझे। इतना बड़ा एज शायद इस बार ना रहे, क्योंकि लोकल डायनामिक्स कम्स इनटू प्ले। लोकसभा इलेक्शन में रेबेलियन जो होता है उतना ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में इंडिपेंडेंट्स वगैरह ज्यादा खड़ा नहीं हो सकते हैं अपने बलबूते पे। क्योंकि महाराष्ट्र में आपको भी पता, आज के डेट में चुनाव एक लोकसभा का लड़ने के लिए 25-50-100 करोड़ की जरूरत है अनऑफिशियली, अगर आपको लड़ना है तो रेबेलियन कम होता है। विधानसभा चुनाव में रेबेलियन, इंडिपेंडेंट्स, मदर पार्टीज ज्यादा है, हर सीट पे 14 हैं। ओबीसी पार्टीज भी खड़ी हैं, वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही हैं। मराठा कैंडिडेट्स खड़े हैं, वो महाविकास आघाड़ी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मनोज जरांगे पाटिल का भी जो एक क्लैरियन कॉल है इस बार, अभी तक ऐसा नहीं है कि महायुति को हराना है। कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी जो एलिगेशंस हैं, और वो उनके क्लोज टीम वालों ने भी लगाए हैं ओपनली, पब्लिकली, तो एक ये बी टीम ऑफ शरद पवार या बी टीम ऑफ एकनाथ शिंदे, ये भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा नैरेटिव जो है वो मराठवाड़ा में चल रहा है। और अगर हम विदर्भ की बात करें, तो कल एक अनाउंसमेंट हुआ है 7,000 रुपए सोयाबीन प्राइस का, एमएसपी। वो एक कहीं ना कहीं जो एमवीए को जो लीड था और जो कम होता जा रहा था, वो जरूर इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। विदर्भ में भी अगर आप इस बार देखेंगे, और अगर वहां भी अगर आप समीकरण देखेंगे, तो 35 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है आमने सामने विदर्भ में। पूरे महाराष्ट्र में 75 सीटों पर है। पूरे महाराष्ट्र में 2024 में 90 सीटों पर लड़ाई थी असेंबली लीड्स के हिसाब से। 52 कांग्रेस जीती थी, 38 जीती थी भाजपा। और इस बार कांग्रेस कम सीटों पे लड़ रही है, 15। तो एक तो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है, जिस सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी को हराया है, जिन सीटों पर या जिन बैटल्स में, वहां पे कांग्रेस कम लड़ रही है, क्योंकि शिवसेना ने डिमांड करी है विदर्भ में सीट्स के लिए। अब ये 35 सीटों पे वहां पे कांटे की टक्कर होगी, और विदर्भ जो है वो डिसाइड करेगा एक्चुअली कि कौन जीतता है। 2014 में 44 सीटों पे भाजपा जीती थी विदर्भ में, उसी से उसका 100 का आंकड़ा पार हुआ था, क्योंकि 105 या कुछ था, मतलब ऑलमोस्ट 40-45% वहां से आया था। 2019 में भी बीजेपी को स्ट्रेस वहां पे हुआ था, 44 से वो आंकड़ा 29 हो गया था, तभी जाकर के बीजेपी की टैली 122 से जो 105 हुई थी। ज्यादातर उसी रीजन की वजह से नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार कांग्रेस का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन विदर्भ में जरूर कमजोर है, और बहुत इंटरनल फैक्शंस और फैक्शनलिज्म भी काम कर रहा है। तो हो सकता है कि जो लीड 43 और 19 थी, 43 वर्सेस 19, यानी 23 सीट्स की लीड जो थी, वो महाविकास आघाड़ी को उतनी बड़ी लीड ना रहे। इस बार लीड है, बट उतनी बड़ी शायद वो लीड नहीं है। लाडकी बहन योजना ने भी कुछ ना कुछ न्यूट्रलाइज किया है जो फार्मर्स का सेंटिमेंट है। अब देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली इवेंचुअली होता क्या है। तो सबसे आखिर में अमिताभ, आपने जो इंडिया टुडे में लेख लिखा था कि सीएसडीएस का जो सर्वे है, उसके हवाले से आपने जो आंकड़ा दिखाया कि किस समुदाय में क्या शिफ्ट हो रहा है, अगर आप सीएसडीएस के आंकड़े देखेंगे, तो वो देखते हुए ऐसा लगता है कि सिवाय आदिवासी और मुस्लिम समाज के
बाकी सारी जगहों पर मतलब जो दलितों में लोकसभा में बीजेपी पीछे थी वो उन्होंने रिकवर कर लिया है। 11% पीछे थी महायुति वो उनके पास इस बार 7% का लीड हो गया है। ओबीसी में और मराठा और सवर्ण ये लोकसभा में भी महायुति के पास थे, लेकिन यहाँ भी इनका लीड बढ़ गया है। तो अगर ये आंकड़ा सही है समुदाय के हिसाब से अमिताभ, तो सिर्फ आदिवासी और मुसलमान जो है वो क्या एमवीए को चुनाव जिता सकते हैं या ये चुनाव फिर महायुति जीत रही है? नहीं, एक्चुअली सर इसके लोकसभा में भी देखेंगे तो मराठवाड़ा लोकसभा में भी देखेंगे तो मराठा समाज में बीजेपी को लीड बताई थी सीएसडीएस के सर्वे ने, और ओबीसी और स्वर्ण समाज में लीड सिर्फ दलित, मुस्लिम और आदिवासियों में एमवीए आगे था। तो इस लॉजिक पे तो 30-17 रिजल्ट नहीं हो सकता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नंबर सही नहीं है, बट ये रीजनल वेरिएशन है इसमें। अगर मराठा समाज ने दबा करके एमवीए को वोट नहीं किया होगा और महायुति से ज्यादा, तो कैसे मराठवाड़ा में स्वीप कर लिया जी। एमवीए ने? अगर कुणबी समाज ने, जो कि मराठा ही हैं बट दे आर ऑलरेडी इन ओबीसीज, कुणबी समाज ने अगर विदर्भ में एमवीए को नहीं वोट किया होता तो वो रिजल्ट भी नहीं दिखता। तो एक्चुअली रीजनल वेरिएशंस होता है, रीजनल वेरिएशन होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो कंसोलिडेशन दलित समाज का लोकसभा में हुआ, अब वो नैरेटिव तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज का है नहीं। दूसरा, अंबेडकराइट पार्टीज जो हैं जैसे वीबीए, बीएसपी भी कहीं कहीं लड़ रही है, आरपीआई कहीं कहीं लड़ रही है, और भी एक दो पार्टी हैं, बीवीए है आपका इस तरफ थाने कोंकण में। तो ये पार्टीज एमवीए के दलित सपोर्ट को डैमेज कर रही हैं। अब किस एक्सटेंट तक करती हैं वो देखने वाली बात है। मुस्लिम समाज में भी एसपी और एआईएमआईएम बहुत सारी सीटों पे खड़ी है, तो वो भी थोड़ा बहुत डेंट आपको बीजेपी महायुति सॉरी महाविकास अघाड़ी को कर रही है। आदिवासी समाज जो है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर चीज कि आदिवासी समाज का जो सपोर्ट है नेशनली अगर आप देखेंगे 2024 में, तो बीजेपी का सपोर्ट ओबीसीज में भी थोड़ा घटा और एससीज में भी घटा था, लेकिन आदिवासीज में बढ़ा था एक्चुअली ऑल इंडिया लेवल पर सीएसडीएस सर्वे के हिसाब से। लेकिन महाराष्ट्र में लोकसभा में भी घटा था और अभी और घट रहा है। इसका कारण ये है कि धांगर समाज जो है ओबीसी, उसकी डिमांड है एसटी लिस्ट में इंक्लूजन के लिए, जिसके पक्ष में महायुति है। उसकी वजह से धांगर वर्सेस एसटी भी हो गया है, जिसकी वजह से आदिवासी समाज में नाराजगी हो गई है। और एक पैसा एक्ट में 100% जॉब रिजर्वेशन लोकल पंचायत लेवल पर एसटी समाज के लिए है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया है कि 100% रिजर्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि 50% के सीलिंग को एक्सीड करता है। उसकी वजह से भी आदिवासी समाज में नाराजगी है। तभी आप देखेंगे कि डेप्यूटी स्पीकर जो एनसीपी अजित पवार के थे, वो कूद जाते हैं विधानसभा में इसके इसके लिए प्रोटेस्ट करते हुए, धांगर समाज के इंक्लूजन के लिए। तो आदिवासी समाज में तो क्लियर मोर मूवमेंट टुवर्ड्स एमवीए है। मुस्लिम और एससी में लेसर मूवमेंट टुवर्ड्स एमवीए कंपैरेटिवली, क्योंकि स्मॉलर पार्टीज इंडिपेंडेंट्स उसमें चिप इन कर रहे हैं। ओबीसी कंसोलिडेशन हायर टुवर्ड्स महायुति है। मराठा कंसोलिडेशन लोअर टुवर्ड्स एमवीए है। इवन इन मराठवाड़ा थोड़ा लो है पहले के कंपैरिजन में, 2024 लोकसभा के कंपैरिजन में। और सिमिलरली कुणबी समाज जो है, जो लार्जली फार्मिंग समाज है, फार्मर समाज है, उसका कंसोलिडेशन विदर्भ में जो है, इस 7,000 रुपए अनाउंसमेंट के बाद जो थोड़ा कम हो रहा था टुवर्ड्स एमवीए, वो हो सकता है वापस उसी लेवल पर जो है वो चला जाए। तो इस क्षेत्रों का भी डायनामिक्स है, क्योंकि वेस्टर्न महाराष्ट्र में मराठा एजिटेशन का कोई खास जोर नहीं है। मराठा एजिटेशन का एक्चुअली जोर जो है वो लार्जली मराठवाड़ा की 47 सीटों पर है और सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ महाराष्ट्र में है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में मराठा सेंटिमेंट का इशू है, क्योंकि वहां पर अगर आप देखेंगे तो एनसीपी अजित पवार और एनसीपी शरद पवार की लड़ाई है लगभग 25 सीटों पर, 21 से 25 सीटों पर, और दोनों के ही मराठा समाज के लीडर हैं। तो वहां पे एक मराठा सेंटिमेंट है, एक सिंपथी सेंटिमेंट है, जो कहीं ना कहीं शरद पवार के फेवर में था लोकसभा में, वो अभी भी कहीं ना कहीं एक लेवल पर कायम है।
तो ये सारी पेचीदगियां हैं इन सारे वोट ब्लॉक्स में। और अगर आप देखेंगे 2024 का भी रिजल्ट, तो जहां भी एससी प्लस एसटी प्लस मुस्लिम ज्यादा है, विच इज योर विदर्भ एंड मराठवाड़ा लार्जली, एंड ऑल्सो मुंबई, क्योंकि मुंबई में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, एसटी समाज है नहीं। इन तीनों क्षेत्रों में एमवीए को लीड थी, क्योंकि एससी एसटी और मुस्लिम का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक समान नहीं है पूरे महाराष्ट्र में। तो ये सारे एंगल्स और पेचीदगी हैं, और अलग अलग रीजन में ये फैक्टर्स जो हैं वो प्ले आउट करेंगे। पूरा स्टेट लेवल का कास्ट वाइज डायनामिक्स हमको एक्चुअल रिजल्ट या एक्चुअल पिक्चर नहीं प्रोवाइड कर सकता मेरे हिसाब से। अमिताभ, सबसे आखिर में अगर आपके सामने मैं बड़ा सवाल रखूं कि किसका पलड़ा भारी है, एमवीए का या महायुति का, तो क्या जवाब है इसका? पड़ला पूरा बैटल ग्राउंड स्टेट है ये। पड़ला किसी का भारी नहीं है, या मैं इसको अगर ऑपोजिट कर दूं कि जो एज था महाविकास अघाड़ी को लोकसभा चुनाव में, वो पिछले 6 महीने में बिकॉज ऑफ वेरियस स्कीम्स, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो खींचतान हुई, और थोड़ा इनएक्टिव और ओवर कॉन्फिडेंट भी रहा एमवीए, वो एज खत्म हो गई है। तो जो एज था एमवीए को, वो अब बैटल ग्राउंड हो गया है। ये स्टेट बैटल ग्राउंड हो गया है, और हर सीट की एक यूनिक स्टोरी है। क्योंकि अगर हम यहां पर 288 सीटों का स्टडी करते हैं, तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं सर, श्री रामपुर करके एक सीट है, वहां पर कांग्रेस का सिटिंग एमएलए है जिसको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, वो एनसीपी अजित पवार से खड़ा है। कांग्रेस का एक कैंडिडेट है जो कि कांग्रेसी है, अजित पवार का कैंडिडेट है जो कि कांग्रेसी है, और शिवसेना एकनाथ शिंदे का भी एक कैंडिडेट खड़ा है जो श्रीरामपुर सीट पर 2 बार एमएलए रहा है कांग्रेस के टिकट पर। यानी तीनों कैंडिडेट जो हैं वो कांग्रेसी हैं एक्चुअली। वो लड़ रहे हैं अलग अलग सिंबल पर, हाथ छाप पे लड़ रहे हैं, कोई मशाल पे लड़ रहा है, और कोई एनसीपी एपी क्लॉक पे लड़ रहा है। तो इस टाइप का डायनामिक्स लगभग हर सीट पे कोई ना कोई पेचीदगी है, जो इस कॉन्टेस्ट को बड़ा डिफिकल्ट कर देता है किसी भी पोलस्टर के लिए प्रेडिक्ट करना। क्योंकि इंडिविजुअल्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिंबल्स का रोल थोड़ा डिमिनिश हो जाता है ऐसे केसेस में, और इंडिविजुअल कैंडिडेट का रोल, क्योंकि तो तीनों कांग्रेसी हैं, तो तीनों ही अपने अपने कांग्रेस के वोट बैंक को टैप करेंगे। और कितना वोट ट्रांसफर होता है बीजेपी शिवसेना को का एनसीपी एपी को, और शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी का कांग्रेस को, ये देखने वाली बात है। तो अलायंस कोऑर्डिनेशन, सीमलेस वोट ट्रांसफर बिटवीन अलायंस पार्टनर्स, हर एक सीट पे वो अलग है, कहीं पे हो रहा है फ्रीली, कहीं पे नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज डायनामिक्स। इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है, कांटे की लड़ाई है। मजा आएगा 23 तारीख को सर। धन्यवाद अमिताभ इस बातचीत के लिए। तो अमिताभ ने हमें ये बताया कि जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उस पर विश्वास करना मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि उनका रिकॉर्ड, उनका ट्रैक रिकॉर्ड एग्ज़िट पोल के मुकाबले ख़राब रहा है। वैसे तो अब एग्ज़िट पोल पर भी सवाल उठ गए हैं लोकसभा चुनाव के बाद से, लेकिन कुल मिला के मुकाबला कांटे का है। एक बात साफ नज़र आ रही है कि जो एमवीए के पास लोकसभा चुनाव से जो एक एडवांटेज मिला था वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है, और इस एडवांटेज कम होने का रिजल्ट पर क्या परिणाम होगा इसकी जानकारी हमें अगले शनिवार यानी 23 नवंबर को मिलेगी। साप्ताहिक सभा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।